Hello and welcome back to KKCA, destination where success begins. So, myself Sneh ma'am, and today here I am back again with our SYBCom semester 3rd banking and finance, chapter number 4, that is public sector banking. So, before this, you must have seen our 4 previous videos in which I explained basically about the 3 chapters in summary mode. Okay? So, now today we are going to start with our last chapter, that is public sector banking. So let's start. So in public sector banking, we'll start with the meaning and features. So in meaning, as you can see on the screen, yes, public sector banks are basically any government sector bank that goes public, means that issue its shares to general public. So public sector banks वो banks होते हैं जिनकी ownership majorly गवर्नमेंट के पास होती है, जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के पास होता है. Further, it is as good as running the government, the bank. Since the public decide on who runs the government, these banks that are fully or partially owned by the government are called as public sector banks. So इन banks में जो भी majority shareholding है, that means more than 51% is held by government. Further, इसके features क्या क्या होते हैं? Establishment means that these banks are established under Banking Regulation Act 1949. One second. ओके, यस, बैक टू दिस. ओनरशिप क्या होता है कि किसके पास इसकी ओनरशिप रहती है इन बैंक्स की. सो 51% ऑफ मेजर शेयर होल्डिंग, दैट मीन्स 51% ऑफ शेयर होल्डिंग इज विद गवर्नमेंट. सो मेजर ओनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट सेक्टर के पास होती है. फर्दर, मैनेजमेंट भी जो होती है इन बैंक्स की, फाइनेंस की, वो सब कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट हैंडल करती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक्स आर टू फुलफिल दी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना, मोर देन earning the profit or income for the bank. Classification: so this bank is also divided into two parts, state bank and nationalized banks. सोशल बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग इज कंडक्टेड फॉर द सोशल वेलफेयर और सोशल पर्पज ऑफ द पब्लिक. ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, जितना हो सके पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं? अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में और अनबैंक्ड एरियाज में. ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड कॉन्फिडेंस, सो दिस पॉइंट कम्स फ्रॉम दिस थिंग गिवन ईयर कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं दे दोज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट को कौन सिलेक्ट करता है? पब्लिक सिलेक्ट करता है. सो दैट इज वाई पब्लिक का जो ट्रस्ट रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है वो ज़्यादा किस पे रहता है? बैंक्स के ऊपर रहता है. दैट टू ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट पे मोर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेट प्रोवाइड करते हैं, एंड लोन्स जो होते हैं वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं. सो हियर इज द क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट बैंक एंड नेशनलाइज बैंक. स्टेट बैंक मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज SBI. सो SBI का एवोल्यूशन क्या हुआ था? जब SBI का एवोल्यूशन जो है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था. आई एम रिवाइजिंग इट हियर. 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे. वो तीनों मिलके क्या बने थे? एक इंपीरियल बैंक बने थे 1921 में. फर्दर, इस इंपीरियल बैंक को 1955 में कन्वर्ट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें RBI का जो स्टेक होल्डिंग था वो 60% था. लेकिन 2008 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द RBI स्टेक इन द बैंक टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो 2008 में क्या हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल शेयर होल्डिंग जो था वो गवर्नमेंट ने बाय कर लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. फर्दर, जो हमारा स्टेट बैंक है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? उसके 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, दैट इज सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस एंड ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस. सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि ऐसे फंक्शंस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बिहाफ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस परफॉर्म करता है उनको हम सेंट्रल बैंक ऑफ बैंकिंग फंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि करेंसी मेंटेन करना, गवर्नमेंट लाइक बैंकर्स के एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट करना। कभी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते गवर्नमेंट के लिए, सो दैट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। फर्दर बैंकर्स बैंक, वन सेकेंड। यस, फर्दर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में क्या आता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक वर्कआउट करना अगर आरबीआई अवेलेबल नहीं है। बैंकर्स बैंक, जब बाकी सब जितने भी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, अगर उनको हेल्प चाहिए दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे शेयर सिक्योरिटीज क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। सो एसबीआई क्या करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, क्लियरिंग, वन सेकेंड, यस, क्लियरिंग हाउस के एजेंट की तरह भी वर्कआउट करता है। नेक्स्ट गिवन इज ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शंस, जो कि नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, दैट आर आल्सो अडॉप्टेड और परफॉर्म्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टिंग फंड्स इन सिक्योरिटीज, acting as trustee or executor, drawing, selling and discounting bill of exchange or any negotiable instrument. Further, moving on to meaning and objective, that means nationalization is our next topic. अभी हमने पढ़ा स्टेट बैंक के बारे में, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेशनलाइज बैंक। सो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ए मेजर ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल। सो बेसिकली नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ओनरशिप में कन्वर्ट करते हैं, प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक में कन्वर्ट करते हैं। यही चीज़ हुई थी 1980 में, जब 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। फर्दर लेटर ऑन इन द ईयर 1993 द गवर्नमेंट मर्ज न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद पंजाब नेशनल बैंक। It was the only merger nationalized banks and resulted in the reduction of the number of nationalized bank from 20 to 19. So basically 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था नेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था नेशनलाइजेशन करने का, सोशल वेलफेयर के लिए, लाइक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सो दैट सोसाइटी शुड हैव मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया गया था। कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज, जो भी प्राइवेट बैंक्स क्रिएट होते जा रहे थे, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते जा रहे थे, उनका मार्केट में क्या होता जाता था, रूलिंग या फिर मोनोपोली जो था वो इंक्रीज हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लाइक नेशनलाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, if the government like government wanted to increase and expand the banking institutions, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कन्वर्ट किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बाय द वे ऑफ नेशनलाइजेशन। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब क्या है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, अलग अलग एरियाज के बीच में इम्बैलेंसेस आ रहे थे, रीजनल इम्बैलेंस, तो उनको कवर अप करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होना ज़रूरी था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स, गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज एंड इनकलकेट, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी पब्लिक है, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज होनी चाहिए, दे शुड नो हाउ टू सेव मनी, दे शुड नो कि लोन्स कैसे ले सकते हैं वो लोग, सो उनके अंदर बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज करने के लिए रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज मर्जर ऑफ बैंक्स। सो मर्जर का मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच टू बैंक्स पुल्स देयर एसेट, फर्स्ट वन सेकेंड,
ओके, सो मर्जर ऑफ द बैंक, सो वी आर ऑन टू दिस टॉपिक. सो बेसिकली मर्जर का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सिचुएशन कम्स इन विच टू बैंक्स पूल देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बिकम वन बैंक. सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा बैंक मिलके एक बैंक क्रिएट करते हैं, दे पूल और दे कलेक्ट देयर लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, एंड उसको कलेक्ट करके वो एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म आउट करते हैं. सो इससे क्या करते हैं, वो अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हैं, so that they can overcome the overall weakness and they can join their strength towards achieving their goals collectively. The merger helps in reducing the weakness and get a competitive edge in the market. In the merger process, the merging companies share information related to debt, resources, technology, assets, etc. with each other. So there are mergers in case of industries, there are merger in case of business, in education sector, and also in banking institutions. So here we mentioned four mergers. Merger number one under PNB, OBC, UBI. Merger number two, Syndicate Bank and Canara Bank. Merger number three is Andhra Bank and Corporation and Union Bank of India. Merger number four is Allahabad Bank and Indian Bank. So basically ये सब बैंक जो थे, these were merged and they were formed into one single entity or banking institutions. Further are RRBs. So RRB का full form होता है Regional Rural Banks. So these banks are also one of the part of banking institution. If you remember or if you have seen our last video regarding structure of banking, उसमें मैंने clearly बताया था banking institution को 3 parts में divide किया गया था. Commercial banks, ठीक है, next one was RRB and next one was our cooperative banks. So RRB का full form क्या होता है, Regional Rural Banks. So these banks are created with the objective of achieving to develop such credit or to develop such measures which could restrict the outflow of rural deposits to urban area. So इसमें क्या किया जाता है, रूरल एरियाज़ के लिए बैंक क्रिएट किया जाता है, जिससे जो भी क्रेडिट रिलेटेड गैप है, जो भी हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके. जो भी क्रेडिट है या फाइनेंस है जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, दैट शुड बी हेल्ड इन रूरल एरिया ओनली, वो अर्बन एरिया में आउटफ्लो नहीं होना चाहिए. फर्दर जो भी रीजनल एरिया के इम्बैलेंसेज हैं वो भी कवर अप होने चाहिए, इसलिए आरआरबीज को सेटअप किया जाता है. For achieving its objective, the RRB provide financial assistance to different segments of rural population engaged in rural activities. So rural areas में सिर्फ farmers नहीं होते, there are artisans, labor, so there are many persons involved in RRB. One second. Okay. Next one is challenges. So this is the basically the last topic of your this last chapter, fourth chapter, public sector banking, in which it is given challenges before public sector banking in India. So public sector banking को भी challenges face करने पड़ते हैं, as in we have seen in RBI, as we have seen in private sector banking. So challenges have to be faced by public sector banks also, चाहे वो state bank हो, चाहे वो PNB हो, कोई भी government bank हो, उनको भी challenges face करने पड़ते हैं. First is frauds. So there are number of frauds happened, or there are number of situations that are likely to be fraud in case of public sector institutions. चाहे वो banking हो, चाहे वो business हो, चाहे वो industries हो, public sector area में fraudulent and ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. रूरल मार्केट में या रूरल एरिया में इतनी जल्दी कवरेज करना या फिर इतनी जल्दी बैंक्स को पॉपुलर करना मुश्किल होता है, एंड दैट टू गवर्नमेंट बैंक्स. फर्दर competition from non-banking financial institutions. So nowadays there is one of the threat that is faced by every banks, that is नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं, सेम क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. सो उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, एंड वो भी क्या है, एक चैलेंज है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए. Further competition from foreign banks. This challenge we have seen in private sector banking also. जो भी हमारे public sector banks होते हैं उनको competition face करना पड़ता है private sector banks के साथ and foreign banks के साथ. foreign banks की facilities के साथ, उनकी technology के साथ compete करना पड़ता है.
गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं दे प्रॉमिस अ लॉट ऑफ थिंग बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट इन देयर परफॉर्मेंस. सो वो प्रॉमिस करते हैं दे विल फॉलो दैट पॉलिसी और दे विल रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट लाइक दैट बट दे आर नॉट able to fulfill that promises. Bureaucratization and political pressure. So as you know public sector bank is mostly influenced by government. So government से influence होते हैं. So उस टाइम पे जब जिस टाइम पे जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में है सो इट कैन ऑल्सो बी और द पब्लिक सेक्टर बैंक कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टी इन द टाइम ऑफ रूलिंग. सो जो उस टाइम पे रूलिंग पे उनसे भी वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली 6 challenges that can be faced by public sector banking in India. So from here till now I have completed all the 4 chapters. If you have any doubt you can comment in our comment section. Happy learning with KKCA. Stay connected and stay tuned.